हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 23 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाए तो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई, साथ साथ में आकाशवाणी और दैनिक भास्कर के जो महत्वपूर्ण इनपुट्स होते हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। डेली शाम को 7:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाता है ऑनलाइन यूट्यूब पर। ये वीडियो पर डे आता है और यूट्यूब पर जो वीडियो आता है वो फ्री है। इसके साथ साथ में देखा जाए तो ये वीडियो आपके आरओ परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। यहाँ पर देखा जाए कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो उसके पूर्व के जो 6 माह होते हैं उसके करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो 1 जनवरी से हम लोगों ने वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था। यूट्यूब पर लगातार अनावरत रूप से वीडियो सीरीज आ रही है। आज 23 मई का दिन है और यहाँ पर देखा जाए आप जनवरी से लेकर और 10 जुलाई तक के जो करंट अफेयर है आरओ के लिए उसको तैयार करके रखिए। जनवरी से लेकर, ठीक है, 1 जनवरी से 10 जुलाई तक के करंट अफेयर लगभग यहां से देखा जाए तो 80 to 85% क्वेश्चन जो आएंगे आपके यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, इन्हीं 6 महीने के जो करंट अफेयर होंगे यहीं से आपको मिल जाएंगे। और देखा जाए तो 1 जनवरी से हमारी वीडियो क्लास लगातार चल रही है। उसी चीज को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए हमारा मासिक पैकेज है। आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के करंट अफेयर का रिवीजन भी कर सकते हैं। कैसे रिवीजन करेंगे, कैसा पैकेज है, पैकेज में देखा जाए तो आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ क्या क्या चीजें इसमें मिल रही है आपको। डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। प्रतिदिन देखा जाए रिवीजन करने के लिए आपको पीपीटी और पीडीएफ एज इट इज जैसे स्लाइड पे पढ़ाई जाती है वो स्लाइड आपको शेयर कर दी जाती है। प्रिंटेबल पीडीएफ आपको दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखा जाए तो बाइलिंगुअल हमारी ये सीरीज चलती है और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग प्रिंटेबल पीडीएफ दिया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो डेली 10 एमसीक्यू का बाइलिंगुअल टेस्ट होता है ऑनलाइन और मासिक कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। एक फुल करंट अफेयर का टेस्ट होता है महीने के एंड में, जिससे आप अपने रिवीजन को तो प्रगाढ़ बना ही सकते हैं, साथ साथ अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की कक्षाएं चलती हैं करंट अफेयर वाली उसका पीडीएफ भी इसी पैकेज में आपको मिल जाएगा। पैकेज आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं देखा जाए मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल ओपन करिए और गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है SSGCP। ठीक है, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन आपको सर्च करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखा जाए सबसे पहला करंट अफेयर क्या है, विश्व कछुआ दिवस 2025। विश्व कछुआ दिवस 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए हर साल जो 23 मई का दिन होता है इसको वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है, परीक्षा में आपसे पूछे, मैंने आपको कल ही बताया था, कल के वीडियो में ही बताया था कि आपके परीक्षाओं में जो दिवस होते हैं वो कैसे दिवस पूछे जाते हैं। ऐसे दिवस जो पर्यावरण से संबंधित दिवस हो, अक्सर परीक्षाओं में वही दिवस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना होगा, देखो जैसे कुछ जीव जंतुओं से संबंधित दिवस है उनको याद कर लो। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, टाइगर दिवस याद कर लो। डॉल्फिन दिवस याद कर लो। ठीक है, हाथी दिवस याद कर लो। कछुआ दिवस याद कर लो। ये सारे दिवस ऐसे हैं ना जो आपको याद होने चाहिए, एकदम से याद करके रखिए इनको। और इससे इतर देखा जाए तो पर्यावरण दिवस, जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस, ये सारे दिवस ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में बारंबार पूछे जा रहे हैं। आप पीवाई की उठाकर देखेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन आप देखेंगे वहां पर तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे दिवस से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए हर साल जो 23 मई का दिन होता है इसको वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कछुओं और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, जागरूकता और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए समर्पित होता है। इस बार का थीम देख लेते हैं, थीम क्या है इस बार का, तो इस साल का थीम जो है डांसिंग टर्टल्स रॉक। डांसिंग टर्टल रॉक इस बार का थीम है। ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को कछुओं के संरक्षण के लिए मजेदार और रचनात्मक तरीके से जागरूक करना। यहां पर देखा जाए जो थीम है डांसिंग टर्टल रॉक, ये इस बार का जो थीम है 2025 का, ये मजेदार तरीके से लोगों को कछुओं के संरक्षण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए विश्व कछुआ दिवस के बारे में। चलिए खबर पे चर्चा करते हैं। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन तथ्यों पर चर्चा करें तो इसका आयोजन जो हुआ था कहां पर किया गया था, CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन
मुंबई में किया गया था। चर्चा कर लेते हैं। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को सेंटर में 2 दिवसीय CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यहां पर किया गया। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं इनॉग्रेटेड बाई देवेंद्र फडणवीस एंड जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो यहां पर 2 लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया, जितेंद्र सिंह और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? याद रखिएगा, मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 20 मई से लेकर 20 मई और 21 मई को 2 दिवसीय आयोजन था। 20 मई और 21 मई को मुंबई में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया था। यहां पर देखा जाए 20 और 21 मई को आयोजित यह कार्यक्रम भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में नवाचार, उद्यमिता और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ही देखा जाए एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसका नाम क्या था? CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025, जिसका आयोजन कहां पर? मुंबई में किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और आयोजन कब किया गया? ये पॉइंट इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करें। अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन। देखा जाए, आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप UPPCS 2019 से पेपर उठाइए। ठीक है, UPPCS का पेपर उठाइए 2019 से और 2023 तक का पेपर देखिए। ठीक, 2023 तक का पेपर देखिए। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन ऐसा है, करंट अफेयर का हर साल एक क्वेश्चन ऐसा है जो रेलवे से संबंधित आया है। ठीक, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन आया है, चाहे वो पहले किसान रेल हो या नमो भारत एक्सप्रेस हो। ठीक है, नमो भारत जो चली थी, रैपिड रेल सेवा हो, ये सारे क्वेश्चन आते रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो यहां पर ये आपके अमृत भारत स्टेशन से संबंधित सवाल पूछे गए। कितने अमृत भारत स्टेशन उत्तर प्रदेश में अवस्थित? ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपके। आप पेपर उठा के देखिए 2019 से लेकर 2023 तक हर साल रेलवे से संबंधित एक क्वेश्चन आपके UPPCS के पेपर में रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को देखा जाए ध्यान में रखते हुए यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मई को राजस्थान के बीकानेर से, कहां से? राजस्थान के बीकानेर से उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशनों समेत 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, पूरे भारत में 103 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया गया। शिलान्यास नहीं, उद्घाटन किया गया। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कितने अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया, कहां से किया गया, किसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, यही सारी बातें पूछी जाती हैं। और ये एक पैराग्राफ में ही आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब? 22 मई को। कहां से? राजस्थान के बीकानेर से। कितने स्टेशन? 103 अमृत स्टेशन। उसमें उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन शामिल हैं। और यही जो 19 स्टेशन शामिल हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे UPPCS शायद 2021 में पूछा था। अमृत भारत स्टेशन वाला जो क्वेश्चन आया था वो 2021 या 2022 में आया हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश वाला तो जरूर से याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखें। उत्तर प्रदेश के पुनर्विकसित स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं जैसे आधुनिक वेंटिंग रूम, एक्सीलरेटर, लिफ्ट, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, डिजिटल डिस्प्ले, हरित ऊर्जा आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थानीय वास्तुशिल्प की झलक जैसी अन्य कई नवाचार किए गए हैं। ये स्टेशन न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएंगे बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, तो ये अमृत भारत स्टेशन जो है इनके बारे में आप जाने रहिएगा। कितने अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 19 शामिल है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कासगंज में 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा कासगंज में 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 मई को उत्तर प्रदेश के कासगंज में 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ठीक है, इसी अवसर पर देखा जाए मुख्यमंत्री ने कासगंज में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला भी रखी। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, आप वहां पर टिक करिएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी गई। ठीक है, तो यहां पर कासगंज में रखी गई। चलिए आगे बात कर ले। उन्होंने आगरा जोन द्वारा संचालित ऑपरेशन जागृति को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड वुमेन सेफ्टी 2025 से पुरस्कृत किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगरा जोन द्वारा संचालित, ठीक है, एक ऑपरेशन है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन जागृति। ठीक है, ऑपरेशन जागृति। इस ऑपरेशन जागृति को देखा जाए तो स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड वुमेन सेफ्टी 2025 से पुरस्कृत किया गया है। परीक्षा में से पूछेगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड वुमेन सेफ्टी 2025 से सम्मानित किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा? तो ऑपरेशन जागृति को सम्मानित किया गया है, आगरा जोन के द्वारा संचालित है। ठीक है, चलो ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। यहां पर देखा जाए नए उच्च न्यायालय, जो मणिपुर उच्च न्यायालय है, मणिपुर हाईकोर्ट है, वहां पर नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर, क्या नाम है इनका? केम्पैया सोमशेखर ने 22 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के 9वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये मणिपुर हाईकोर्ट के 9th चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, नाम क्या है? केम्पैया सोमशेखर। आगे चर्चा कर ले। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति सोमशेखर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसने शपथ दिलाई है? यहां पर देखा जाए तो अजय कुमार भल्ला के द्वारा शपथ दिलाई गई है। ठीक है, ये मणिपुर उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बने हैं। और मणिपुर में अभी मैंने आपको एक त्योहार बताया था, शिरुई लिली महोत्सव। ठीक है, 5 दिवसीय शिरुई लिली महोत्सव के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सोमशेखर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 मई को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। यहां पर देखा जाए कर्नाटक हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद पर थे पहले ये। ठीक है, जो मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये मणिपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने से पूर्व कहां पर ये वकालत नहीं, कहां पर ये जज थे? तो देखा जाए तो ये कर्नाटक हाईकोर्ट जो था, कर्नाटक हाईकोर्ट में जज थे, और यही है जज साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं मणिपुर के। ठीक है, चलो अगली खबर पर चर्चा करें। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गोल्डन ड्रैगन 2025, अब ड्रैगन है तो जाहिर सी बात है चीन होगा ही होगा। अब चीन ने किसके साथ मिलकर किया है, ये भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में डायरेक्टली क्या पूछेगा आपसे? यही पूछेगा कि गोल्डन ड्रैगन अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। चीन पाकिस्तान, चीन भारत, चीन कंबोडिया, चीन थाईलैंड। ठीक है, यहां पर सही ऑप्शन क्या है? चीन और कंबोडिया। ठीक है, चीन कंबोडिया ने मई 2025 के मध्य में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के क्षेत्र में आकार, दायरे और तकनीकी परिष्कार के लिहाज से एक बड़ा विस्तार दर्शाता है। इस बार के अभ्यास में अत्याधुनिक मानव रहित युद्ध प्रणालियों को शामिल किया गया है और यह जमीनी, समुद्री और हवाई अभियानों को कवर करता है। यहां पर देखा जाए तो ज्यादातर जो अनमैन्ड वॉरफेयर है उन प्रणालियों को अपनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ड्रैगन जो ये गोल्डन ड्रैगन 2025 अभ्यास है इसमें। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सामरिक उद्देश्य समन्वय, मानवीय सहायता और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। दोनों देशों के बीच अभ्यास है। किन 2 देशों के बीच में अभ्यास है? कंबोडिया और चीन के बीच में अभ्यास है। ठीक है, चलो अगली खबर पर चर्चा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर देखा जाए गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा। अब ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं गोल्डन डोम, तो गोल्डन डोम जैसा ही सेंस कुछ आपको याद आ रहा होगा कि इजराइल के पास भी ऐसा ही है, आयरन डोम सिस्टम है उसके पास। ठीक है, आयरन डोम सिस्टम किसके पास है? इजराइल के पास है। और उसी से प्रेरित होकर देखा जाए तो अमेरिका कह रहा है कि हम गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। इसके जरिए होगा क्या कि जो अमेरिका का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, उसको कवर कर दिया जाएगा रक्षा कवच प्रणाली से, जिसमें कोई भी मिसाइल अटैक नहीं हो सकेगा कभी भी भविष्य में। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लिए 175 अरब डॉलर लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत चीन और रूस से संभावित खतरा रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। मतलब संभावित खतरा, जो परमाणु खतरा है अमेरिका को, कि चीन और जो रूस है, ठीक है, रूस कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है तो सबसे पहले उसके निशाने पर क्या होता है? उसके निशाने पर अमेरिका होता है। चीन कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है तो उसके निशाने पर उसके ध्यान में किस चीज को ध्यान में रख के वो करता है? वो अमेरिका को ध्यान में रख के करता है। ठीक है, तो अब अमेरिका
जो अपना डिफेंस सिस्टम है उसको इतना मजबूत करने जा रहा है कि कोई भी आप मिसाइल इस्तेमाल कर लीजिए, परमाणु मिसाइल भी इस्तेमाल कर लीजिए, तो वो अमेरिका की धरती को टच ही नहीं कर पाएगा। और इसके लिए 175 अरब डॉलर लागत का एक गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यहां पर चर्चा कर ले। अमेरिकी अंतरिक्ष बल के जनरल माइकल गुएटलिन इसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। जो गोल्डन डोम सिस्टम है अमेरिका का, उसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो जनरल माइकल गुएटलिन को बनाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यह परियोजना जनवरी 2029 तक उनके कार्यकाल के अंत तक पूरी हो जाएगी। मतलब ट्रंप चाहते हैं कि जब वो अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हो उसके पहले पहले अमेरिका को पूरी तरीके से सुरक्षित करके जाए। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए, जो गोल्डन डोम लंबी दूरी वाले प्रक्षेपास्त्रों से अमेरिका की रक्षा करेगा। यह पहल इजराइल के रक्षा कवच आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक विशाल है। गोल्डन डोम के देखा जाए तो गोल्डन डोम के माध्यम से सैकड़ों प्रक्षेपास्त्र तैनात किए जा सकेंगे। और यहां पर देखा जाए चीन और अमेरिका इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए कि ये अमेरिका है, ठीक है, अब ये विभिन्न लेयर के माध्यम से रक्षा करेंगे। जो गोल्डन डोम सिस्टम है, यहां पर ये समझ लीजिए कि ये अमेरिका की धरती है, अमेरिका का भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक, अब ये गोल्डन डोम सिस्टम जो होगा ये विभिन्न लेयर्स में फैले होंगे, विभिन्न लेयर्स के माध्यम से रक्षा करेंगे। कोई भी अगर मान लीजिए कि चीन ने अपना मिसाइल दागा, ठीक है, पहले लेयर को भेद दिया, दूसरे लेयर को भेद दिया, तीसरे लेयर को आते आते वो नष्ट हो जाएगा, या पहले लेयर में ही नष्ट हो गया, पहले से बच गया तो दूसरे में चला गया, दूसरे में नष्ट हो गया, दूसरे से बच गया तो तीसरे में जाते जाते नष्ट हो जाएगा। अब इस पे देखा जाए, चीन और रूस कह रहे हैं कि जो समताप मंडल है, ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, वहां तक जो ये गोल्डन डोम है, गोल्डन डोम की हाइट, ठीक, कहां तक कवर करेगा? ये समताप मंडल तक को कवर कर लेगा। कि समताप मंडल तक की ऊंचाई है, वहां से भी अगर मिसाइल मारी जाती है तो अमेरिका पे आके नहीं गिरेगा। और इसी चीज का विरोध कर रहे हैं चीन और रूस। वो कह रहे हैं कि समताप मंडल तक पहुंचने का मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो वेपनाइज कर रहा है अंतरिक्ष को, जो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अंतरिक्ष को वेपनाइज कर रहा है अमेरिका, ऐसा कहना है रूस का और चीन का। इसी वजह से वो लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का, जो गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच प्रणाली, इसका विरोध किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करें। सारण जिले के मढ़ौरा स्थित रेल डीजल इंजन कारखाने से जून में अफ्रीका जाएगी रेल इंजन की पहली खेप। जो 71वीं बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट और राष्ट्रीय परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण है ही, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह अफ्रीका जाएगी रेल इंजन की पहली खेप। ठीक है, अफ्रीका रेल इंजन की पहली खेप जाएगी। कहां से जाएगी? सारण से जाएगी, बिहार से जाएगी। बिहार के कहां? मढ़ौरा स्थित रेल डीजल इंजन कारखाना। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि रेल डीजल इंजन कारखाना कहां अवस्थित है? मढ़ौरा में अवस्थित है। चर्चा कर लें। अफ्रीकी देश गिनी की सरकार ने मढ़ौरा, ठीक है, मढ़ौरा WLPL, ठीक है, वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड से 100 से अधिक इंजन खरीदने का करार किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ जो गिनी की सरकार है, अफ्रीकी देश गिनी है, गिनी की सरकार ने 100 ट्रेन, जो 100 इंजन है, ठीक है, 100 इंजन रेल के इंजन खरीदने का करार किया है। अगले माह जून से निर्यात शुरू भी हो जाएगा। पहली बार में 2 इंजन भेजे जाएंगे। इसके बाद हर खेप में 1 या 2 इंजन भेजे जाने की तैयारी है। मढ़ौरा देश का सबसे आधुनिक रेल इंजन बनाने की कंपनी बन गई है। हाल ही में भारतीय रेल के लिए यहां से 700वां इंजन तैयार कर आंध्र प्रदेश रवाना किया गया है और 2028 तक भारतीय रेल को देखा जाए तो 1000 डीजल रेल इंजन देने का करार भी किया गया है। भारतीय रेलवे ने मढ़ौरा जो डीजल रेल इंजन कंपनी है, फैक्ट्री है, वहां से देखा जाए तो 1000 डीजल रेल इंजन का करार किया है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से देश में जाएगा जो पहली खेप जाएगी। अफ्रीका के किस देश में जाएगी? गिनी में जाएगी। और गिनी की सरकार ने देखा जाए तो यहां पर 100 से अधिक रेल इंजन खरीदने का करार भी कर रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लागू किया पहला महामारी समझौता। यहां पर फर्स्ट पेंडेमिक अग्रीमेंट जो है इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, अब आपको बताना है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलो
2 पॉइंट बताइएगा। चलिए, वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों ने 20 मई को सर्वसम्मति से दुनिया के पहले महामारी समझौते को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, दुनिया का पहला महामारी समझौता जो है उसको 20 मई 2025 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और भविष्य में महामारी के लिए एक मजबूत बेहतर प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। ठीक है, जैसा कोविड आया, कोविड महामारी के बाद देखा जाए आपसी समन्वय देशों के बीच में नहीं हो पाया, तो उससे कहीं ना कहीं जो कोविड का प्रसार था वो तेजी से हुआ। ठीक है, अब जैसे चीन ने अपना डाटा छिपाया, कहा जाता है चीन ने अपना डाटा छिपाया, फिर उसके बाद अमेरिका अपना डाटा छिपा रहा है, फिर भारत के ऊपर भी जो वेस्टर्न मीडिया थे वो इल्जाम लगाते रहे कि भारत ने भी डाटा छुपाया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ देखा जाए तो कोविन ऐप बना के रखा गया, रियल टाइम डाटा जो होता था उसको अपडेट किया जाता था। ठीक है, तो वो सारी चीजें, उतनी पारदर्शिता अन्य किसी देश ने नहीं दिखाई जितने हमारे प्यारे भारत ने दिखाई थी कोविड के टाइम पर। और जो हमारी वैक्सीन मैत्री पहल थी उससे तो आपने देखा ही कि पूरे देश, पूरे विश्व में देखा जाए तो जग जाहिर रहा जो भारत का सहयोगात्मक रवैया था कोविड के टाइम पर। ठीक है, तो वहीं पर देखा जाए उन सब चीजों को आपसी मजबूती प्रदान करने के लिए और बेहतर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो ये पहला महामारी समझौता है इसको लागू कर दिया गया है और सभी देशों ने इसको सर्वसम्मति से चुन लिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए यह समझौता कोरोना संकट के बाद शुरू की गई 3 साल से अधिक की बातचीत के बाद अपनाया गया है। विभिन्न देशों के सरकारों ने विश्व स्वास्थ्य सभा के पूर्ण सत्र में डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते को अपनाया है। ठीक है, यहां पर विश्व स्वास्थ्य सभा, अभी मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड के जनेवा में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी 78वीं, ठीक है, 78वीं सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली संबोधन भी किया गया। ठीक है, और वहीं पर इस चीज को अपना लिया गया है और 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक स्विट्जरलैंड जनेवा में 78वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये ध्रुवीय भवन और सागर भवन जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? जो गोवा में अवस्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र है। परीक्षा में तो आपसे डायरेक्टली यही पूछ लेता है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, तिरुवनंतपुरम, गोवा, चेन्नई या आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, आंध्र प्रदेश क्यों देगा, वो तो राज्य हो गया। यहां पर देखा जाए तो गोवा में अवस्थित है राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलो चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया है। यह भारत के वैज्ञानिक उन्नति के लिए बड़ा कदम है। यह विश्व स्तरीय केंद्र 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह अत्याधुनिक केंद्रों में विश्व स्तरीय आई स्कोर लैब स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आई स्कोर लैब भी यहाँ पर बनाया जाएगा, शामिल है इसमें। चर्चा कर लेते हैं आगे। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र जलवायु विज्ञान और महासागरीय भू राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा गहरे समुद्री अभियान की क्षमता में भारत के नेतृत्व को रेखांकित भी करता है। ठीक है, तो भारत के द्वारा देखा जाए जो डीप ओशन मिशन किए जाते हैं उसमें जो भारत का राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, और यहीं पर ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। ठीक है, चलो आगे चर्चा कर लेते हैं पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में। पीएम ई ड्राइव योजना आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। योजनाओं से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो पीएम ई ड्राइव योजना पर एक बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता देखा जाए तो एचडी कुमारस्वामी के द्वारा किया गया था, जो भारी उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए तो भारी उद्योग मंत्री हैं एचडी कुमारस्वामी, और इन्हीं के द्वारा जो पीएम ई ड्राइव योजना थी उसी के अंतर्गत एक बैठक थी, उस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो यहां पर पीएम ई ड्राइव योजना चर्चा में आ गई और उसी चर्चा के कारण यहां पर पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जान लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत सहित प्रमुख शहरों में शहरी परिवहन में बदलाव लाना है। ठीक है, शहरी परिवहन जो होता है उसमें बदलाव लाना है, जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसको छोड़ना है और एडवांस पैटर्न को अपनाना है। पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक बसें उसको चलाई जाएंगी। चर्चा कर ले यहां पर 10,900 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना का लक्ष्य अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक 2 वर्षों में पूरे भारत में 14,028 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है। पूरे भारत में 14,028 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है, जो विभिन्न
प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, उन शहरों में देखा जाए तो वहां का जो शहरी परिवहन है उसको पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म करने के उद्देश्य से ही पीएम ई ड्राइव योजना को संचालित की जा रही है। परीक्षा से पूछे पीएम ई ड्राइव योजना संचालित मतलब करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो शहरी परिवहन सुविधा है उसको ट्रांसफॉर्म करने के उद्देश्य से इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले। यह महत्वाकांक्षी तैनाती कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अपने सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएम ई ड्राइव योजना से संबंधित। तो आज देखा जाए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उन टॉपिक पे हमने चर्चा की जो न्यूज़पेपरों में रहे। और आइए अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अनिवार्य रूप से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व कछुआ दिवस 2025 का थीम क्या है। ठीक है, यहां पर देखें तो विश्व कछुआ दिवस 2025 का थीम क्या है, सेव द सेल्स, डांसिंग टर्टल्स रॉक, टर्टल फॉर टुमारो, वॉक स्लो लिव लॉन्ग। ठीक है, क्या ऑप्शन है बताइएगा। सही ऑप्शन का उत्तर आप मतलब सही उत्तर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ। कौन से स्थान पर सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में या बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री ने कितने अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया, 89, 103, 119 या 97। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस पीवाईक्यू आप उठा के देखिए, आपके पीवाईक्यू में दे रखा है कितने अमृत भारत स्टेशन। ठीक है, और यूपी में कितने वो भी आप बताइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने अमृत भारत स्टेशन है जो सम्मिलित है इसमें, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, कैंपैया सोमशेखर या अभय ओका। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का आप कमेंट बॉक्स में टिक करिए। चलिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ। ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि युद्ध अभ्यास यूपी पीसीएस का फेवरेट हो चुका है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 पीटी उठाकर देखिए, डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर की संख्या थी 5। ठीक है, उनमें से 2 करंट अफेयर तो युद्ध अभ्यास से ही पूछा गया था, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जब रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी अगले महीने से हम लोग रिवीजन सीरीज को अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे और डे बाय डे, ठीक है, डे बाय डे सारी चीजों को हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। अवार्ड्स एक दिन, सम्मेलन एक दिन, युद्ध अभ्यास एक दिन, ऐप पोर्टल एक दिन, नियुक्तियां एक दिन, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां एक दिन, ऐसे ही सारी चीजों को जब लोग कवर करते चलेंगे रिवीजन सीरीज में तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जून महीने से जब हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो अलग ही तरीके से रिवीजन होगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है, किसके द्वारा घोषणा की गई थी, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा या हिलरी क्लिंटन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बता सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत से अफ्रीकी देश गिनी को पहली बार रेल इंजन का निर्यात किस स्थान से होगा, कौन से स्थान से होगा, पटियाला से होगा, जमालपुर से होगा, मढ़ौरा से होगा या रायपुर से होगा। अब ये मढ़ौरा कहां पर अवस्थित है, ये भी अगर जो आप बता सकते हैं तो मढ़ौरा बताइए किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, कौन से जिले में अवस्थित है बिहार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनसुख मांडवीय। तो यहां पर देखा जाए आज मैंने आपसे पूछा 8 सवाल, ठीक, 8 सवाल। कल कुछ लोगों ने प्रश्नों का उत्तर दिया और जो क्वेश्चन नंबर 8वां था जो थीम बेस्ड था, ठीक है, जो 78वीं सत्र आयोजित की जा रही थी उसका ऑप्शन सी था, कुछ लोगों ने बी ऑप्शन टिक कर रखा था, तो जिन्होंने बी टिक किया था उनका ऑप्शन अपना एक बार देख लेंगे, ऑप्शन उसका सी सही होगा। बाकी मैंने कुछ लोगों के रिप्लाई भी कर दिए थे, लेकिन जिनका रिप्लाई नहीं हो पाया वो अपना समझ जाइएगा कि उसका ऑप्शन सी सही है, बी सही नहीं था। ठीक है, तो आज जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, आधे घंटे के आसपास का डेली वीडियो आता है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है, टू द पॉइंट बातें की जाती है, कोई भी इधर-उधर की बातें नहीं, और नॉलेजफुल वीडियो होता है। अपने दोस्तों के साथ आप साझा कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आया करिए, लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।